नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में नए विवाद के बारे में। क्या कारण है कि रसिया यूक्रेन के पूरे बॉर्डर को लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ घेर रखा है। वहाँ पे टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल सारे तरह से तैयारी के साथ रसिया यूक्रेन के पूरे बॉर्डर को इस समय घेर रखा है। तो ये क्या विवाद केवल रसिया और यूक्रेन के बीच का है या इसमें किसी दूसरे से भी कुछ लेना देना है, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। साथ साथ ये देखेंगे कि अभी जो संभावित युद्ध बना हुआ है, जिसका खतरा बना हुआ है, वो युद्ध अगर रियल में हो गया तो अमेरिका का क्या होगा, रसिया का क्या होगा और उसमें भारत की क्या भूमिका होगी, भारत अपने आप को कैसे पेश करेगा। इन सब चीजों को समझने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि ये लड़ाई केवल ये जो अभी चल रहा है, ये रसिया और यूक्रेन के बीच का केवल मामला नहीं है। ये महाशक्ति बनने का या दूसरे को महाशक्ति के जगह से हटाने की भी लड़ाई चल रही है। अभी तक तो अमेरिका को लोग महाशक्ति मानते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सेना को हटाया और अफगानिस्तान को जिस हालात में छोड़ा, वो देखते हुए आज के डेट में अमेरिका के महाशक्तियत पर सवाल उठता है। अमेरिका महाशक्ति है नहीं है, आजकल के उसके फैसले ऐसे ही चल रहे हैं ढूंढ देखा जाए तो इस समय रसिया और चाइना के माध्यम से अमेरिका को महाशक्तियत के रूप में एक चैलेंज मिल रहा है। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो ये चल रहा है, इसको समझने के पहले दोनों देशों का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। तो 1990 तक यूक्रेन कोई देश नहीं था। यूक्रेन सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, तब यूक्रेन एक संप्रभु देश के रूप में सामने आया। तो 1991 से लेकर के 2011-12 तक यूक्रेन में ऐसी सरकारें बनती रहीं जो रसिया को सपोर्ट करती रहीं या रसिया यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा। लेकिन उसी बीच में एक विक्टर यानुकोविच नाम के राष्ट्रपति आए जो रसिया के कुछ ज्यादा ही करीब चले गए। उनकी इस करीबी को देख करके यूक्रेन की पब्लिक ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह इस पैमाने पे कर दिया कि विक्टर को 2014 में यूक्रेन छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद की जो सरकारें आई रसिया में, यूक्रेन में, वो रसिया से तलखी का माहौल बना के रखी। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही लेकिन नियंत्रण में बनी रही, कभी कुछ इस तरह का बड़ा बवाल नहीं हुआ। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अटैक करके एक क्राइमिया नाम का जगह थी जिसको रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया। ये सारी तलखी बढ़ी है 2014 के उस क्राइमिया विवाद के बाद। तो क्राइमिया को जब रसिया ने कब्जे में ले लिया तो उसने सोचा कि अब आर्थिक तौर पे भी यूक्रेन को कमजोर किया जाए। तो अब देखते हैं कि अभी 2020 में एक यूएन में बैठक बुलाई गई थी जिसमें जो इसके लिए थी कि क्राइमिया में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उसमें भारत ने रूस के पक्ष में वोट डाला, यानी भारत ने यह बताया कि क्राइमिया में कोई मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है, जबकि अमेरिका एंड गैंग जो भी अमेरिका के साथ देने वाले थे वो उस बिल के पक्ष में मतदान किया कि हां, क्राइमिया में मानवाधिकार को उल्लंघन हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि नया विवाद क्या पैदा हो गया इन दोनों देशों के बीच में, जो आज लड़ाई के मुहाने पे दोनों देश खड़े हैं। तो इसमें पहला विवाद ये है कि नाटो संगठन में यूक्रेन के शामिल होने की संभावना है। यानी यूक्रेन जो है वो नाटो देश के संगठन में शामिल होना चाह रहा है। उसके लिए वो अमेरिका से और यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों से अपनी नजदीकी काफी बढ़ा लिया है। अब रसिया को यह मंजूर नहीं है कि यूक्रेन नाटो का
मेंबर बने। नाटो की खासियत जो ये है कि नाटो में इस समय 30 देश हैं, जिसका अध्यक्ष है अमेरिका। अगर किसी भी नाटो देश के मेंबर के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है जो नाटो का मेंबर नहीं है, तो इसको सारे नाटो देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और सारे नाटो देश मिल करके उस देश के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेंगे जो नाटो देश के मेंबर के ऊपर अटैक किया है। तो यूक्रेन को इस समय रसिया से हमेशा एक युद्ध का माहौल बना रहता है। अब रसिया में और यूक्रेन में कोई तुलना तो है नहीं, न सैन्य के तौर पे, न क्षेत्रफल के तौर पे, न आर्थिक स्थिति के तौर पे। तो यूक्रेन हमेशा इसी चीज से डरा रहता है और जिसके चक्कर में वो नाटो के संगठन में शामिल होना चाह रहा है। और रसिया इस चीज को इसलिए अवॉइड करना चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, क्योंकि नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो गया तो अमेरिकी सैनिक सीधे रसिया के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। इसलिए रसिया इस चीज का विरोध कर रहा है। एक दूसरा रीजन ये है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन बना रहा है, या बोलें कि बन के तैयार हो गई है रसिया के द्वारा, जिसके माध्यम से यूरोप में नेचुरल गैस और तेल की सप्लाई की जाएगी। इस चीज को यूक्रेन कतई नहीं चाहता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 का जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो और ये सुचारू रूप से काम करे। अब उसको प्रॉब्लम इसलिए है कि रसिया की कोई पहली पाइपलाइन नहीं है जो यूरोप को टच करेगी या यूरोप तक गैस और ऑयल की सप्लाई करेगी। रसिया की पहले से भी गैस पाइपलाइन है जो यूरोप को तेल और गैस सप्लाई करती है, लेकिन वो जो उसकी पुरानी पाइप लाइन बिछी हुई है वो यूक्रेन से होके निकलती है। यूक्रेन को, पोलैंड को या अन्य बहुत सारे देश बीच में पड़ते हैं, उनसे होके जाती है। तो जिन जिन देशों के माध्यम के बीच से पाइपलाइन गुजरती है उनको ट्रांजिट फीस के तौर पे पैसा देना पड़ता है रसिया को। तो रसिया बाकी को दे रहा है, उसको वो दिक्कत नहीं है, लेकिन रसिया जो पैसा अपना यूक्रेन को दे रहा है उसको रोकना चाह रहा था। इसलिए उसने नॉर्ड स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट बनाया और उसमें से यूक्रेन को और पोलैंड को बाईपास कर दिया। तो यूक्रेन और पोलैंड इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर ये स्ट्रीम सफल रही तो उनका जो ट्रांजिट के तौर पे पैसा आता वो बंद हो जाएगा। अब अमेरिका को क्या दिक्कत है इससे? अमेरिका को दिक्कत ये है कि अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट सफल रहा, एक बार सप्लाई चालू हो गई, तो यूरोप में अमेरिका का नेचुरल गैस, अमेरिका का तेल यूरोप में कौन खरीदेगा? जिस रेट पे रसिया मुहैया करा रहा है आज के डेट में, या मुहैया कराने का जो समझौता किया है यूरोप को, उस रेट पे अमेरिका उनको तेल और गैस नहीं दे सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक देश रसिया है, तो रसिया के पास ज्यादा है तो सस्ता बेचेगा, सीधी सी बात है। दूसरा प्रॉब्लम ये है अमेरिका को कि अगर यूरोप को नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से एक बार सप्लाई चालू हो गई तो यूरोप की निर्भरता रसिया के ऊपर बढ़ जाएगी। ये चीज अमेरिका को कतई पसंद नहीं है कि यूरोप रसिया के ऊपर निर्भर हो जाए किसी भी मामले में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक तीसरा मुद्दा ये है अमेरिका के विरोध का कि अगर यूरोप को इस बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस की सप्लाई रसिया चालू कर दिया तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, जो एक महाशक्ति के रूप में आगे चल के उभर सकता है। एक तीसरा रीजन ये है कि अमेरिका का प्रभाव कम होगा और रसिया का प्रभाव यूरोप में बढ़ जाएगा, जो उसको महाशक्ति की तरफ ले जाएगा। ये रही अमेरिका के विरोध का कारण। जबकि आज के डेट में यूक्रेन मेंबर नहीं है नाटो का, लेकिन फिर भी अमेरिका की अध्यक्षता में सारे नाटो देश जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, उससे रसिया काफी घबराया हुआ है। और
अमेरिका रोज चेतावनी देता है रसिया को कि अगर लड़ाई हुआ तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन रसिया सब समझता है कि किसी के बीच में कोई लड़ाई लड़ने इतना आसानी से नहीं आता है। ये दुनिया है, जो जो चाहता है कोई भी कंट्री वो अपने मन का करता है, उसके बीच में कोई कुछ करने नहीं आता। हम लोग अभी हाल ही में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, जैसे एक नया अभी उदाहरण अजरबैजान और आर्मेनिया का था, जिसमें युद्ध हो गया, दुनिया तमाशा देखती रह गई, रिजल्ट जो होना था वो आपके सामने है। इन सब के बाद अगर देखा जाए, मान लीजिए लड़ाई हो गई, जिस तरह से सैन्य जमावड़ा रसिया ने कर रखा है, और अमेरिका ने तो यहां तक उसके खुफिया एजेंसी बता रहे हैं कि फरवरी लास्ट तक हो सकता है तो रसिया यूक्रेन पर अटैक कर दे। अगर मान लीजिए कोई मध्यस्थता नहीं हो पाई, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया और युद्ध हो ही गया, तो फिर रसिया का क्या होगा उस पर एक नजर डालते हैं। रूस की जो नॉर्ड स्ट्रीम लाइन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी, यानी रसिया का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो जाएगा और रसिया इस चीज को कतई इतने बड़े झटके को झेलने के लिए तैयार नहीं होगा। रसिया इस प्रोजेक्ट को हर हाल में सफल बनाना चाहेगा। दूसरा क्या होगा, रूस पर नाटो संगठन के सारे जो देश हैं मिलके आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। अगर आर्थिक प्रतिबंध सारे नाटो देश लगा देंगे तो रसिया की हालत आर्थिक तौर पे कमजोर हो जाएगी, जो उसको महाशक्ति बनने से पूरी तरह से रोक लगा देगी। तीसरा क्या है, मान लीजिए युद्ध हो गया और नाटो के सारे देश जिस तरह से अभी यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं, अगर रियल में अपनी भूमिका उस समझौते के तहत निभा दिया तो क्या होगा, रसिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब सारे नाटो देश मिल करके एक साथ सैन्य कार्रवाई रसिया के ऊपर कर देंगे तो रसिया भी पूरे नाटो देश के सैन्य कार्रवाई को जवाब देने की स्थिति में नहीं है, यानी रसिया कहीं न कहीं कमजोर पड़ेगा। और क्या है, पुतिन की विश्वसनीयता पर भी तब सवाल उठेंगे अगर ऐसा हो गया तो। नहीं हो गया तो सब ठीक ठाक है। इसके बाद देखते हैं भारत क्या करेगा इसमें। मान लीजिए अगर लड़ाई हो गई यूक्रेन में और रसिया में, तो एक तरफ रसिया होगा, एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ या अमेरिका के साथ नाटो के कुछ देश या सारे देश होंगे। तो भारत वहां पे अपने को किस स्थिति में देखेगा, तो उसमें देखते हैं अमेरिका भारत की मजबूरी है। आज के डेट में जिस तरह से भारत अमेरिका के काफी करीब हो गया है और अमेरिका से बहुत सारे फायदे भी भारत लिया, ऐसा नहीं है। अगर कोई बोल्ड डिसीजन भारत लेता है और अमेरिका उसमें उसके हाँ में हाँ मिलाता है तो भारत का पक्ष काफी मजबूत होता है दुनिया में। तो अभी स्थिति में भारत है कि अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता है। तो अमेरिका अब एक तरह से भारत की मजबूरी हो गया है और रूस भारत के लिए जरूरी है। एक मजबूरी है, एक जरूरी है। रसिया कई बार हमारा कई मौकों पे साथ दिया है और जब जब यूएन में कोई बड़ा मुद्दा आया है तो रसिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तो रसिया को भारत ऐसे तो नहीं छोड़ सकता है। अभी हाल ही में यूएन में एक प्रस्ताव आया था जिसमें यूक्रेन और रसिया के जो विवाद चल रहे हैं उस पे वोटिंग के लिए, तो भारत उसमें भाग नहीं लिया। ना लेकर के भारत ने जताया है कि हम अभी भी रसिया के साथ ही हैं। अब उसके बाद क्या होगा, चाइना का भी एक बड़ा रोल होगा इस युद्ध में कि अगर मान लीजिए युद्ध हो गया तो चाइना क्या खुल के रसिया के साथ लड़ेगा या पर्दे के पीछे रहकर उसका सपोर्ट करेगा। अमेरिका के साथ चाइना के जाने कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो अगर चाइना अमेरिका के साथ खुल के लड़ा और भारत खुल के साथ नहीं दिया तो रसिया क्या होगा, चाइना के करीब आएगा, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। अब इस चीज को चाइना कैसे देखता है। अच्छा, एक चीज और है जिधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर मान लीजिए युद्ध हो गया तो अमेरिका, नाटो के कुछ देश और रसिया उस युद्ध में उलझ जाएंगे। तो चाइना के पास एक ऐसा मौका होगा
ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए, ताइवान के ऊपर अटैक करने का, कि जिस समय सारे लोग एक दूसरी लड़ाई में उलझे होंगे तो ताइवान के ऊपर एक सैन्य कार्रवाई करके उसको अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना हमेशा धोखाबाजी किया है, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इन सब के बीच भारत क्या तटस्थ रह पाएगा कि न चाइना, न तो भारत अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ने गया कुछ बोलने गया, न रसिया की तरफ से लड़ाई लड़ने गया कुछ बोलने गया। ये स्थिति अगर सरकार बनाए रख पाती है तब तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।